वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। यूरेका के ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम दीपिका है। एक बार जुड़ जाते हैं और शुरू करेंगे आज की क्लास। और आज हम लोग जो है आप लोग का CUET है ना, देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पर। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एंट्रेंस टेस्ट है, एलिजिबिलिटी नहीं एंट्रेंस टेस्ट है, जो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके लिए आपका जो सिलेबस है उसमें हिंदी भी ऐड है, ठीक है। तो क्यों ना आज हिंदी के बारे में थोड़ा जानते हैं, क्या पैटर्न होगा, किस टाइप का होगा। अभी एक ही पेपर हुआ है फिलहाल, और अब अपकमिंग जो पेपर है उसकी तैयारी करने के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर, ठीक है। दोनों के बैच अवेलेबल हैं, चाहे आप ऑनलाइन लेना चाहें चाहे ऑफलाइन लेना चाहें, तो दोनों के लिए इनरोल करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको स्क्रीन के नीचे में इन्फॉर्मेशन होंगी, कॉन्टैक्ट नंबर्स होंगे, वहाँ पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं ग्रामर का सिलेबस। अब जब हम CUT की बात करते हैं तो CUT जो है लैंग्वेज हिंदी, मतलब देखो अगर देखा जाए तो हम भारत देश के निवासी हैं, सबको पता है। और भारत में अगर हिंदी को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाए तो किसको दी जाएगी। इसीलिए हमारे यहाँ एंट्रेंस एग्जाम में हिंदी को इम्पोर्टेंस दी गई और बहुत अच्छी बात है। कम से कम अंग्रेजों का यहाँ पे एक है, ठीक है। इंग्लिश को भी इम्पोर्टेंस दी गई है बट हिंदी को भी वैल्यू मिली है, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए शुरू करें। तो आज के पैटर्न में हम लोग किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, आज हम थोड़ा सा हिंदी सिलेबस के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा सिलेबस के साथ साथ एक कंटेंट भी पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो सके कि भी हाँ किस टाइप का आपको यहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी और कैसे हम लोग उनको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करें। तो उस पर ही स्टार्ट करने से पहले एक काम करना है, सभी बच्चों को सेशन को लाइक और शेयर करना है फटाफट। जितने भी एजुकेशनल ग्रुप है आप लोगों के, इंस्टा है, टेलीग्राम है, आजकल बहुत सोशल आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप सब में शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल सके बैचेस शुरू होने की। तो चले शुरू करते हैं आज की क्लास। और हम लोग आज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई सर, इसमें ब्लैंक पेज ऐड है, हाँ ठीक है। चलो देखो, जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहला काम है हमारा सिलेबस कि भाई क्या क्या आएगा, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ हमें पढ़नी है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्याकरण अगर हम बात करते हैं तो सारा व्याकरण यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप लोगों में पूरा आवाज़ पूरी है, एक बार चेक करिएगा आवाज़ सबको क्लियर है। नहीं, आवाज़ तो जा रही है, और ऊपर करूँ आप, ठीक है। एक बार आवाज़ के लिए ओके कर दीजिएगा, जिनको भी दिखाई और सुनाई दे रहा है एक बार आवाज़ के लिए ज़रूर ओके करिएगा। प्रिया वेरी गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। एक बार ओके ज़रूर करिएगा, आवाज़ क्लियर है, आपको सुनाई दिखाई प्रॉपर दे रहा है, तो मैं क्लास को आगे कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। चलो भाई देखो, जब हम व्याकरण की बात करते हैं तो व्याकरण का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात तो व्याकरण क्या है। व्याकरण का मतलब होता है, अगर इसे हम तोड़ते हैं तो वी जमा आ जमा करण, ठीक है। 3 शब्दों से मिलकर व्याकरण बना हुआ है। अब इस व्याकरण में ऑल ओके आ गया। चलो भाई शुभी भी आ चुकी है, शुभी गर्ग वेरी गुड मॉर्निंग। ओके भाई, सबका ओके आ रहा है। तो वी जमा आ जमा करण। अब वी जमा आ जमा करण क्या होता है, देखो व्याकरण का अगर सब भी देखते हैं तो व्याकरण का मतलब ग्रामर बोलते हो, ग्रामर ठीक है, अंग्रेजी में ग्रामर होता है, व्याकरण होता है। इसका मतलब मीनिंग क्या होता है, व्याकरण का मतलब होता है वी जमा आ जमा करण। अगर इसको हम देखेंगे तो यहाँ 2 उपसर्ग है, वी और आ क्या है, ये दोनों उपसर्ग हैं, और करण जो है क्या है, वो प्रत्यय है, ठीक है। तो ये प्रत्यय बोल सकते हैं क्या इनको, नहीं। अब जिन बच्चों को पता नहीं है वो बोलेंगे पीछे लगा हुआ प्रत्यय, आगे लगा हुआ उपसर्ग है, बट आगे जो लगता है वो उपसर्ग होता है, और जो मेन चीज होता है वो क्या होता है, वो मूल शब्द होता है, ठीक है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना, किसी को अच्छे तरीके से समझना। तो व्याकरण का शाब्दिक अर्थ अगर तुमसे पूछा जाए तो क्या होगा, अच्छे से समझना, ठीक है, या किसी चीज को भली भांति तरीके से समझना। तो यह व्याकरण का हम लोग शाब्दिक अर्थ क्या देखेंगे, किसी चीज को भली भांति रूप से समझना, अच्छे से समझना। क्लियर है। तो अब अच्छे से समझना है, किसको अच्छे से समझना है, तो यहाँ पर हम किसको अच्छे से समझेंगे, भाषा को समझेंगे। और भाषा के किसको समझेंगे, हम लिखित रूप पर ज्यादा गौर करेंगे, क्योंकि लिखित रूप की यहाँ पे चर्चा की जाएगी।
देखो, जब तक हम लोग कहते हैं ना, हम लोग जब परिवेश में होते हैं, हम लोग अपने माता पिता के घर के आसपास रहते हैं, तो छोटा सा बच्चा जो जन्म लेता है, जिस भी परिवेश में लेता है, जिस भी वातावरण में लेता है, उसको वहाँ भाषा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी तुमने गौर किया है कि एक छोटा सा बच्चा जन्म लेने के बाद मम्मा पापा कैसे करता है? अनुकरण, इमिटेशन के जरिए वो हम लोगों को बोलता हुआ सुनता है और वैसे ही कॉपी कर कर धीरे धीरे बोलना सीख जाता है कि मम्मा पापा। अगर वो उड़ीसा में पैदा हुआ है तो वो उड़िया बोलना सीख जाएगा, है ना। कोलकाता में पैदा हुआ है तो बंगाली सीख जाएगा, महाराष्ट्र में पैदा हुआ है तो मराठी बोल लेता है ना। अगर हरियाणा में पैदा हुआ है तो हरियाणवी बोल लेगा। तो जिस क्षेत्र में पैदा होता है, जैसे पंजाब का छोटा सा पंजाब पंजाबी बोल लेता है। इसका मतलब जिस क्षेत्र में जहाँ हम जन्म लेते हैं, हम अपने परिवेश में अपने आप अपनी भाषा को एक्वायर कर लेते हैं, अपनी भाषा को सीख लेते हैं। उसके लिए हमें कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत नहीं है? व्याकरण की भी ज़रूरत नहीं है। हम क्या छोटे से बच्चे को ये बताते हैं कि ये क्रिया है बेटा, मैं जाता हूँ क्रिया है, ऐसा बोलते हो क्या? पढ़ाते हो? या ये कभी ये बोलते हो कि मैं सर्वनाम है या तू सर्वनाम है, कभी बताया है? या फिर मैं बोलते हैं बेटा तू मोटा हो गया है तो मोटा विशेषण है, ऐसा बोलते हैं कभी हम लोग? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे को ग्रामर की नॉलेज नहीं होती है, फिर भी वो करेक्ट सेंटेंस बोल लेता है। बच्चा कहता है मैं मोटा हूँ, मैं बहुत खाता हूँ, है ना। क्रिया विशेषण भी बोलता है और इवन समुच्चय बोधक इन शब्दों का भी प्रयोग करता है, और किंतु परंतु लेकिन इनका भी प्रयोग करता है। इसका मतलब एक जन्म लेने के बाद जो है भाषा अर्जित की जाती है, एक्वायर की जाती है। उसके लिए किसी आपको एक फॉर्मल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं है। आप अपने परिवेश में देखते हैं, सुनते हैं और सीख जाते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कई सर्वेक्षणों के आधार पर यह बताया गया है कि बच्चा जो है 10 साल की उम्र तक ही भाषा बहुत आसानी से सीख सकता है। 10 साल के बाद अगर आप उसको कहोगे कि अब वो भाषा एक्वायर करे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे ब्लैंक स्लेट होती है, सबको बोलते हैं, बच्चा जो होता है एक खाली किताब होती है। अब स्टार्टिंग में उसमें कुछ लिखा हुआ है, कुछ लिख दोगे कॉपी में, अगर कुछ लिख देते हो तुम, मान लो मैंने ये लिख दिया है, तो उस कॉपी में उसको इरेज करके दूसरा लिखने में टाइम लगता है। इसीलिए 10 साल तक की जो इन्वायरमेंट होता है उसमें बच्चा कोई भी भाषा सीख सकता है। अब तुम लोगों की बात करती हूँ, तुम लोग देखना, अब तुम मैच्योर हो चुके हो, मैं भी मैच्योर हो चुकी हूँ, बहुत बड़ी हो चुकी हूँ। अब हमें बड़े होने के बाद कोई बोलेगा अंग्रेजी सीखो, बहुत मुश्किल है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि हमने बचपन से नहीं सीखी। मान लो अगर कोई मुझे बोलेगा महाराष्ट्र में छोड़ देगा और मुझे कहेगा मराठी सीखो, तो मराठी सीखने में मुझे बहुत टाइम लगेगा। उसको मैं लर्न करूँगी, याद करूँगी, उनके सारी चीज़ों को समझूंगी, बोलूँगी, तो वो बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। इसका मतलब भाषा जो है वो ऑलमोस्ट बाल्यावस्था में सीखने की चीज़ होती है। बाल्यावस्था में हम लोग भाषा बहुत आसानी से सीख लेते हैं। बाल्यावस्था में अगर हम छोटे बच्चे को, ये सबको बहुत नॉलेज की चीज़ है कि अगर हम छोटे बच्चे को इस अवस्था में हम अगर 1 महीना महाराष्ट्र में छोड़ दें तो वो मराठी सीख के आ जाएगा, ये रियलिटी है। 10 साल का बच्चा को अगर मराठी इन्वायरमेंट में छोड़ दो, पंजाबी इन्वायरमेंट में छोड़ दो। अच्छा, कभी कभी तुमने देखा होगा कि लड़कियों की शादी होती है, ठीक है, अब लड़की है हरियाणा की, अब उसकी शादी होगी पंजाब में, तो तुम देखोगे कि 2-3 साल में वो भी पंजाबी बोलना सीख जाती है। वैसे ही अगर मान लो गुजरात की लड़की है और उसकी शादी होगी हरियाणा में, तो वो हरियाणवी बोलने लग जाती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तुम लोगों ने देखा होगा कि भाषा जो है एक्सचेंज होती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह भाषा का क्या है, एक्सचेंज होना होता है। तो ये जो है आपको एक टाइम पीरियड लगता है सीखने के लिए। बट आप जब लर्न करते हो ना किसी को, आप किसी को जब पढ़ाई की तरीके से करते हो तो आप आसानी से नहीं सीख पाते। बट अगर आपको वो परिवेश दे दूँ, वो इन्वायरमेंट दे दूँ, उन लोगों के बीच में छोड़ दूँ, साउथ में छोड़ दूँ आप लोग को, ठीक है, 1 महीना के लिए छोड़ दो साउथ में, कोई वहाँ पर हिंदी बोलता ही नहीं है, तो साउथ में आपकी मजबूरी हो जाएगी, उनकी भाषा को समझने लग जाओगे आप। थोड़े दिनों में आपको क्या लगेगा, उनके वर्ड कैच करने लगोगे, अनुमान लगा लगा के भाषा सीखने लगोगे। सेम हमारे यहाँ व्याकरण बनाया गया भाषा को लिखित रूप के लिए, तो मौखिक रूप के लिए हमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मौखिक रूप में हम लोग बिना सोचे समझे हम प्रयोग कर लेते हैं, हम काल का भी प्रयोग कर लेते हैं, हम विशेषण का भी, संज्ञा का भी, सर्वनाम का भी, हम सबका प्रयोग कर लेते हैं। बट मुद्दा उठता है लिखित रूप के लिए। तो ये व्याकरण का जो निर्माण किया गया है मुख्य रूप से किसके लिए किया गया है, लिखित रूप के लिए किया गया है। लिखित रूप के लिए हमने एक लिपि का निर्माण किया, ठीक है। लिपि जो है उसका नाम है, हमारी भाषा क्या है, अगर मैं पूछूं मेरी भाषा क्या है हमारी, तो तुम कहोगे मैम हमारी भाषा हिंदी है ना। अब कई बच्चे इसमें भी गड़बड़ करते हैं। अब मैं तुमसे कहूँगी हमारी लिपि क्या है, तो लिपि भाषा पूछने से हिंदी बोलते हैं, ठीक है, भाषा हमारी हिंदी है, ध्यान रखना। हिंदी हमारी लिपि नहीं है, हिंदी हमारी भाषा है और उसकी लिपि देवनागरी लिपि है। तो हमारी भाषा जो है वो कौन सी है, हिंदी। और हिंदी
को हम किस तरीके से, किन संकेतों से प्रदर्शित करते हैं, जिस संकेत और जिस सिंबल को यूज करते हैं उसको हम लिपि कहते हैं। और उस लिपि का नाम क्या है हमारे यहाँ? देवनागरी लिपि। किससे लिखी जाती है? वो देवनागरी लिपि से लिखी जाती है। अब देवनागरी जो लिपि है, अगर उसके बारे में चर्चा करें, देवनागरी लिपि के बारे में हम चर्चा करें, तो देवनागरी लिपि जो है देवों के द्वारा दी गई है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये नागरी लिपि से जन्मी हुई है, और नागरी लिपि से जन्म कर, मतलब देखोगे तो सबसे पहले हमारे देश में ब्राह्मी लिपि आई थी। अगर किसी को कुछ भी बेस नॉलेज नहीं है तो इतना नॉलेज आप लोग रखिएगा कि देवनागरी लिपि मुख्य रूप से नागरी से जन्मी है, ठीक है। और नागरी भी किससे जन्मी है? नागरी जन्मी है ब्राह्मी लिपि से। अब ब्राह्मी लिपि कई लोगों को नहीं पता होगा, कई के दिमाग में वो ब्राह्मी लिपि क्या है ना, ब्रह्मा ने बनाई थी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मा ने ब्राह्मी लिपि नहीं बनाई, या देवनागरी देवों नहीं बनाई, ये हमने ही बनाई है, हमारे द्वारा ही निर्मित है, ऋषि मुनियों के द्वारा निर्मित है ना। बहुत जो विद्वान थे जिन्होंने पढ़ा। अब एक बात बताओ, महाभारत भी तो लिखी गई है ना, तो लिखी गई है, तो जिनमें लिखी गई वो संस्कृत में लिखी गई, तो संस्कृत हमारी मुख्य रूप से है, तो देवनागरी लिपि में ही संस्कृत लिखी जाती थी। तो संस्कृत की लिपि भी क्या है? देवनागरी है, ठीक है। तो हमारे देश में सबसे पहले संस्कृत आई, हमारी आदि जननी, हमारी भाषा किससे जन्मी है? अब मैं कहूँ कि भाई तुम बताओ, संस्कृत जो है उसी से तो सारी भाषाएं जन्मी, इवन इंग्लिश का भी जो परछावा है वो संस्कृत से लिया गया है। तो कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे कि हम लोग कुल मिलाकर क्या बोल सकते हैं कि हमारी भाषा जो है हिंदी, वो संस्कृत से जन्मी है। जब संस्कृत की लिपि ही देवनागरी है तो हिंदी की लिपि भी देवनागरी ही होगी। तो ध्यान रखोगे कि हमारी लिपि देवनागरी है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पर देवनागरी लिपि में खाली हिंदी नहीं, हिंदी तो लिखी जाएगी ही, बट हिंदी की जननी जो है वो है संस्कृत। तो संस्कृत भी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत के अलावा अगर आप देखोगे तो मराठी भी देवनागरी में लिखी जाती है, नेपाली भी देवनागरी में लिखी जाती है, ठीक है। तो ये सारी जो हैं ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। हरियाणवी तुम लिखते हो ना, अल्फ़ाबेटिकल जो यूज़ करते हो वो भी तो देवनागरी लिपि है। तो कई बोलियां जैसे ब्रजभाषा हो गया है ना, अवधी हो गई, इनमें बड़ी बड़ी रचनाएं लिखी गई हैं, ये भी कौन सी किसका प्रयोग करती हैं? वो भी देवनागरी लिपि का प्रयोग करती हैं। तो आप कभी सोचोगे ब्रजभाषा हो गया, अवधी हो गया, या फिर भोजपुरी हो गया, या मैथिली होगी, संथाली हो गई, ये सब किस में लिखी जाती हैं? ये सब देवनागरी में ही लिखी जाती है, कोई स्पेशल लिपि नहीं है उनके लिए, ठीक है। सिंधी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो हमारे यहाँ मराठी, गुजराती, अब गुजराती तुम लोग टेढ़ी मेढ़ी होती है, गुजराती भी वैसे देखा जाए तो उसे पढ़ने में टेढ़ी मेढ़ी है, लिखी तो उसमें देवनागरी लिपि ही लिखी जाती है, ठीक है। तो हाँ, पर अंग्रेजी की लिपि रोमन लिपि है, और अगर मैं पंजाबी की पूछूं तो वो गुरुमुखी लिपि है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि किसकी कौन सी लिपि होती है। यहाँ तक समझ आ गया बच्चा? क्लियर है? तो हम लोग बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रहे हैं कि भाई व्याकरण क्या है, क्योंकि पढ़ना क्या है हमें? व्याकरण। आपके में पैसेज आता है, पैसेज और व्याकरण दो चीज़ें आती है, गद्यांश या पद्यांश आएगा, उसको पढ़ना है, उसको अंडरस्टूड करना है, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन लिखने हैं, क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, नो रिटन टेस्ट, ठीक है। दूसरा है व्याकरण आता है। व्याकरण में आपको क्या देखना होता है कि व्याकरण के अंतर्गत आपको कोई भी ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे उनको आपको पढ़ना होता है, ठीक है, और आंसर्स देने होते हैं। तो व्याकरण में हमने देखा कि व्याकरण का मतलब होता है किसी चीज़ को भली भांति से समझना, पर किसको समझना? भाषा को समझना। कौन सी भाषा को समझना है? हमें हिंदी को समझना है। हिंदी को समझने के लिए हमें उसकी मौखिक और लिखित दोनों को समझना पड़ेगा। मौखिक हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, हमें लिखित आवश्यक है, क्योंकि हम पेपर दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, और हम एक औपचारिक तरीके से पेपर देते हैं। तो औपचारिक मतलब फॉर्मल, उसके लिए हमें रिटन कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना चाहिए, मतलब लिखित रूप का ज्ञान होना चाहिए। लिखित रूप के लिए हमें लिपि का ज्ञान होना चाहिए। लिपि के लिए हमें किसका ज्ञान होना चाहिए? देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए। तो देवनागरी लिपि के अंतर्गत जो भी नियम बनाए गए हैं उनको हम पढ़ेंगे कि भाई देवनागरी लिपि में वर्णों का क्या नियम है, शब्दों का क्या नियम है। तो वो हम बहुत सिस्टमैटिक वे में बहुत सारी चीज़ों को साथ में लेते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। अब रहा सिलेबस की बात है, तो पूरा व्याकरण आपको कवर करना पड़ेगा। आप ये कहो कॉलेज के एडमिशन के लिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल में जरूर पूछा जाएगा। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ तो सिलेबस आज ज़्यादा
लेते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आज हम लोग थोड़ा भाषा के बारे में जानेंगे, भाषा है क्या चीज़, ठीक है। तो चलिए भाषा के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझेंगे क्या है। मिनट चेक करते हैं वॉइस में क्या प्रॉब्लम है, 2 मिनट रुकेगा। आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, अभी भी हो रही है, चेक करिए सर। चलिए भाई, तो आज का जो टॉपिक है वो मैं क्या लेकर आई हूँ, आज हम लोग थोड़ा सा भाषा के बारे में ही जानेंगे। भाई आज का टॉपिक भाषा है तो भाषा ही पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग और इसको करते हैं। देखो अब भाषा के बारे में हमें ये भी तो पता होना चाहिए, भाषा कब बनी, संविधान में इसके लिए क्या एक्ट है, कुल कितनी भाषाएं हैं, कौन से क्षेत्र में भाषा बोली जाती है, हर एक चीज़ जानना ज़रूरी है। तो चलो एक एक छोटे छोटे टॉपिकों पे बात करते हुए थोड़ा सा हम लोग भाषा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि हमारे थोड़ा सा अगर हम संविधान की बात करते हैं तो एक स्टोरी सुनाती हूँ तुम लोगों को मैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे यहाँ क्या हुआ था, सिंधु नदी सब जानते हो, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या है, पहले बोलियाँ आई, फिर बोली के बाद क्या आई, उपभाषाएं आई, उपभाषा के बाद क्या आई, भाषा आई। तो इसको एक थोड़ा सा सेगमेंट और समझना। तो हमारे देश में सबसे पहले क्या आई, बोली आई। अब बोली क्या होती है, मुद्दा उठता है ये बोली क्या होती है, ठीक है। बोलियाँ बहुत सारी होती हैं हमारे देश में। अगर बोलियों की बात करें तो बोली बहुत सारी है। बोली का मतलब जो बोली जाती है, जिसका कोई लिखित रूप नहीं होता। बोली नाम ही क्यों रखा गया इसका, क्योंकि सिर्फ बोली जाती है, इसका कोई लिखित रूप नहीं होता है। मतलब ये बोलियां जो होती हैं एक क्षेत्र में, जैसे 2-4 बोले, 2-4 से सुन के 10, 50, 50 से 100, 200, 400 लोग इसको बोलने लग गए। तो एक सीमित क्षेत्र में जो बोली जाती है उसको हम बोली कहते हैं। इसका कोई लिखित रूप नहीं होता, ये सिर्फ बोली जाती है। इसमें कोई लिटरेचर नहीं होता है, इसमें कोई साहित्य नहीं होता, इसका कोई इतिहास नहीं होता कि कब किसने कहाँ किसको क्या बोला। एग्जाम्पल, जैसे ये पेन है, ठीक है। इस पेन को मान लो हम लोग देखा होगा, कुछ भी सामान है मान लो मेरे सामने और उसका मैंने नाम रख दिया, मान लो चिट्टू रख दिया इसका नाम। जनरली मेरे हाथ में आया और मैंने इसको ऐसे बोला, देखना कुछ चिट्टू सा है, चिट्टू, मैंने इसको क्या बोल दिया, चिट्टू बोल दिया। अब इसको सुनकर मेरे आसपास के 2-4 जो मेरे संगी साथी हैं वो भी इसको क्या बोलने लग जाएंगे, चिट्टू, है ना। उससे फिर हम 4-5 से और 7-8 लोग सुनेंगे, वो भी इसको क्या बोलने लग जाएंगे, चिट्टू। फिर 10-50 चिट्टू, फिर 100-200 चिट्टू। इसका मतलब उस गांव में इसका नामकरण हो जाएगा चुट्टी, चिट्टू। जैसे झाड़ू बोलते हैं, बहारी बोलते हैं, है ना, कहीं झाड़ू बोलते हैं, कहीं बहारी झड़ते हैं, कहीं फटका बोलते हैं, सुना होगा तुमने ये वर्ड। तो ये वर्ड्स क्या है, क्षेत्र के आधार पर उनके नामकरण कर दिए गए, पर हमें नहीं पता इसको झाड़ू सबसे पहले किसने बोला। अच्छा, टांग बोलते हैं हम लोग, पैर को टांग बोलते हैं। अब टांग विदेशी शब्द है, इसको कभी किसी ने बोला होगा, बोली है क्योंकि ये किसी ने बोला होगा, उसको कॉपी पेस्ट करते हुए सब बोलने। अच्छा, कभी तुमने लॉजिक लगाया है कि हम लोग ये पेट क्यों बोलते हैं, टांग को बोलते हैं, झाड़ू क्यों बोलते हैं, थैला क्यों बोलते हैं, झूला क्यों बोलते हैं, गोबर क्यों बोलते हैं, है ना। ये क्या होता है, जैसे परदादा से दादा ने सुना, कॉपी पेस्ट मार दिया, दादा से पापा ने सुना, पापा ने कॉपी पेस्ट मार दिया, पापा से मैंने सुना, मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया, मेरे से मेरे बच्चे सुनेंगे, वो कॉपी पेस्ट मार देंगे। कभी हमने लॉजिक लगाई ये आए कहाँ से हैं, है ना। जैसे अब तुमने सुना होगा कि मैं बोलूँगी शिक्षा किससे बना है, तो तुम कहोगे शिक्ष धातु से बना है। तो तुम्हें पता है शिक्षा किससे बना है, शिक्ष धातु से। इसका मतलब ये किसी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से शब्द बनकर आया है। संस्कृत से लिया गया है शिक्ष धातु, उससे शिक्षा बना है, इसमें प्रत्यय लगाया गया है, एक लॉजिक है ना। बट अब मैं झाड़ू में क्या लॉजिक, झाड़ू इसका कोई लॉजिक ही नहीं है ना। गोबर इसका कोई लॉजिक नहीं है। इसका मतलब कुछ ऐसे शब्द जिनका कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ हमने कॉपी पेस्ट मारते गए और बोलते गए, है ना। अब इसका कोई लॉजिक नहीं होता। लत्ते, लत्ते का क्या लॉजिक है बताओ, कोई लॉजिक है लत्ते बोलने का। हरियाणा में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, अपने आसपास के क्षेत्र में देखो, अपने घर के शब्दों में देखो, चिमटा बोल देते हो, है ना। बहुत सारे, चूल्हा, चूल्हा, चूल्हा का क्या लॉजिक है, कोई लॉजिक है नहीं। तो बेलन, बेलने के लिए, तो बेलना भी तो किसी ने पहली बार बोला होगा ना। तो ऐसे शब्द जिनका कोई लॉजिक नहीं होता है, सिर्फ हम लोग अपनी आवश्यकता के अनुरूप उनका नामकरण कर देते हैं और फिर बोलने लग जाते हैं। जैसे किसी बच्चे का नाम हमने रख दिया, है ना, टीटू रख दिया बच्चे का नाम, अब टीटू 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 टीटू, सारा दुनिया उसको टीटू बोलने लग गया, हो गया ना उसका नामकरण। उसी को कहते हैं बोली। मतलब किसी चीज़ को हमने अपने मन से किसी के नाम को दे दिया और वो जनरेशन टू जनरेशन कॉपी पेस्ट होते जा रहा है, कॉपी पेस्ट होते जा रहा है और उसका नाम हमने रख दिया। इसको कहते हैं बोली। जब बोली अपने क्षेत्र से बाहर निकलती है और वो थोड़ी सी प्रसिद्ध हो जाती है,
अर्थात उसका प्रयोग केवल एक सीमित क्षेत्र में ना कर कर उसके आसपास के क्षेत्रों में, गाँव में प्रयोग की जाने लगी। ठीक है, इनमें से जैसे अवधी की बात करते हैं, ब्रज भाषा की बात करते हैं, है ना, या भोजपुरी की बात करते हैं, तो देखा होगा कि इनमें से कुछ लोगों ने इनमें गीत शुरू कर दिए, गाना गाने शुरू कर दिए, शेर व शायरी शुरू कर दी, कविताएं लिखना शुरू कर दी, है ना, या फिर धीरे धीरे लेखन प्रक्रियाएं, रचनाएं लिखना शुरू कर दी, तो वो फैल गई, प्रचलित हो गई, वो आसपास के शहरों में, गाँव में प्रचलित हो गई। तो जब यहाँ से कुछ बोलियां निकलकर क्या हो गई, आसपास में प्रचलित हो गई, तो वो किसका रूप धारण कर ली, उपभाषा का। जब कोई बोली लेखन प्रक्रिया में परिवर्तित होती है तो वो उपभाषा बन जाती है। जब उसमें से कुछ लोग उस भाषा के जरिए, है ना, अपने विचारों को प्रकट करते हैं और वो विचार फेमस हो जाते हैं उस भाषा में। जैसे उपभाषा की, ब्रज भाषा की तुलसीदास पढ़ लो तुम लोग, है ना, सूरदास पढ़ लो तुम लोग, इनकी रचनाएं धीरे धीरे फेमस होने लगी। इन्होंने अपनी बोलियों में लिखा, अवधी में लिखा, ब्रजभाषा में लिखा, है ना, भोजपुरी में लिख रहे हैं लोग उधर के, है ना, तो तुमने सुना होगा, देखो बहुत सारे फेमस रचनाकार आए। अब उन्होंने धीरे धीरे अपने विचारों को लिखना शुरू किया और लेखन प्रक्रिया से वो उपभाषाएं प्रचलित हो गई और धीरे धीरे वो किस रूप में प्रचलित हो गई, वो क्या बन गई, वो भाषा बन गई। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रचलित हो जाती हैं उनको हम क्या बना देते हैं, भाषा बना देते हैं। तो जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित हो गई उनका हमने नामकरण कर दिया भाषा। तो भाषा वो है जिसमें लेखन प्रक्रिया होती है, जिसका इतिहास होता है, जिसका लिटरेचर होता है, मतलब जो लिखी जाती है, जो प्रशासन के कार्यों में प्रयोग की जाती है, जो कानून के कार्यों में प्रयोग की जाती है, जो शिक्षा का माध्यम होती है। अब हिंदी पढ़ाई जाती है ना, महाराष्ट्र में मराठी पढ़ाई जाती है, पंजाब में पंजाबी पढ़ाई जाती है, गुजरात में गुजराती पढ़ाई जाती है, ये सब भाषा है। ठीक है, बोलियां नहीं पढ़ाई जाती, बोलियों का कोई लिखित रूप नहीं होता। अब तुम कहोगे हमारे यहाँ अलग है, अब हरियाणवी अभी तक बोली है, क्या उसमें हम पढ़ा सकते हैं, क्या उसका कोई हम लिखना, अब ऐसे थोड़ी लिखवाएंगे, हरियाणी में गाय के ऊपर ऐसे लिखो, कैसा ऐसे होगा, सोच के देखो, है ना। तो बोली अभी बोली है, वो भाषा नहीं बन पाई है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी सिर्फ बोली तक सीमित हैं या उपभाषा बन चुकी हैं, अभी वो भाषा नहीं बनी है। जिस दिन भाषा बनेंगी उसमें भी एजुकेशन शुरू हो जाएगी, सरकारी कामकाज होना शुरू हो जाएंगे, दस्तावेज शुरू हो जाएंगे, आप लोग जितने भी कानूनन काम है संविधान में उसका प्रयोग होने लग जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसमें शुरू हो जाएंगी। समझ आ गया। तो बोली से भाषा तक का जो रास्ता तय किया हमने वो कैसे किया, इस तरीके से किया। अब मुद्दा क्या है, देखो हमारे देश में अगर भारतीय परिवार की बात करें तो 18 बोलियां हैं। भारतीय परिवार में जो हम लोग हैं, हम भारत और यूरोप से मिले हुए परिवार से बने हुए हैं। हमारी भाषा जो है वो भारतीय परिवार की कहलाती है। हम जो नॉर्थ इंडियन हैं, ठीक है, साउथ इंडियन को छोड़ के जो नॉर्थ इंडियन है, ऊपर का पार्ट जो है, जैसे तुम लोगों में अगर यहाँ की बात करती हूँ, अपना मान लो ये भारत का नक्शा है, ठीक है, ऐसे अंदाजन, तो इस वाले पार्ट को छोड़ दो, ये द्रविड़ परिवार है। कौन सा परिवार, ये द्रविड़ परिवार है। दक्षिण एरिया को हम द्रविड़ परिवार बोलते हैं। और जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, इधर वाला, पश्चिम वाला, पूर्व वाला और उत्तर वाला, ये तीनों जो है ये भारतीय परिवार कहलाता है। ठीक है, और ये तीनों हिस्सों में हिंदी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। नीचे वाला हिस्सा नहीं, दक्षिण में हिंदी को कोई महत्व नहीं दिया जाता, बट ये जो ऊपर वाला है, ये वाला है, ये वाला है, इनमें बहुत ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, देखो क्लास अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो एक बार सेशन को फटाफट लाइक भी करोगे और शेयर भी करोगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ नीचे द्रविड़ परिवार है, द्रविड़ परिवार में हिंदी को वैल्यू नहीं दी जाती, वो चिढ़ते हैं बहुत ज़्यादा। अभी फिलहाल मैं साउथ घूम के आई हूँ मैं, तो वहाँ पर हिंदी बोलना मतलब ये अलग बात है, पर्यटकों के लिए, जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए वो इंग्लिश और हिंदी दोनों का इस्तेमाल करने लगे हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडियन भी काफ़ी केरला वेरला घूमने जाते हैं, है ना, साउथ जाते हैं, तो वहाँ हिंदी सिर्फ टूरिस्ट प्लेस में मिलेगा। आम जनता हिंदी नहीं बोलती, वो अपनी तेलुगु मारेगी या इंग्लिश टूटी फूटी इंग्लिश बोलेगी, तो वो हिंदी को वैल्यू नहीं देती। वहाँ हिंदी कहीं होर्डिंग नहीं मिलेगी आपको, हिंदी में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, है ना, जैसे हमारे यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ मिल जाता है ना, उनके यहाँ इंग्लिश या तेलुगु, कई जगह पे सिर्फ तेलुगु, इंग्लिश भी नहीं, इंग्लिश को भी वैल्यू नहीं दे रहे, सिर्फ तेलुगु या तमिल या कन्नड़। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये द्रविड़ परिवार में मुख्य रूप से 4 भाषा होती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, सिर्फ 4 भाषा बोलते हैं वहाँ पे, 4 भाषा का क्षेत्र है साउथ एरिया जो है। बट ये जो है ना, ये ऊपर वाला जितना हिस्सा है ये हमारा भारतीय परिवार है, और भारतीय परिवार में 18 बोलियाँ
5 उपभाषा और पूरे भारत में 22 भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, अगर हम 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में, तो टोटल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 22 भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब दूसरी चीज़ देखोगे यहाँ पे, अब क्या चीज़ है और चीज़ समझो। ठीक है, तो यहाँ तो बोली, उपभाषा और भाषा के बारे में थोड़ा सा समझो, भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या आया, है ना। अब थोड़ा सा और चीज़ों को समझते हैं। देखो, अब मुद्दा उठता है कि हमारे यहाँ सबसे पहले जब संविधान बना था, तो संविधान कब बना था? किसी को पता है संविधान कब बना था? कब बना था भाई? 26 जनवरी को है 1947 कि 1950 में? पास 50 में हुआ था, है ना। चलो, तो देखो यहाँ पे जब हमारा संविधान बना था, तो संविधान जब बना था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितनी भाषा जोड़ी गई थी? तो ध्यान रखिएगा, जब संविधान बना था तो भारत में केवल संविधान के अंतर्गत 14 भाषाओं को दर्जा दिया गया था। कितनी भाषाओं को? 14 भाषाओं को दर्जा दिया गया था। ठीक है, 14 भाषाओं को दर्जा दिया गया था, जिसमें से आपकी हिंदी, संस्कृत, उर्दू भी है। ठीक है, नेपाली बाद में जोड़ी गई है संशोधन के जरिए, बट मराठी, गुजराती इनको और आपका जैसे कश्मीरी हो गई, कन्नड़ हो गई, तेलुगु हो गई, मलयालम हो गई, है ना, तमिल हो गई, इन सबको इंपॉर्टेंस दी गई थी। बट बाद में अब मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं जोड़ी गई हैं। बट 22 भाषाएं कैसे जोड़ी गई? तो हमारे पास 3 संशोधन हुए। तो संविधान में 14 भाषाएं जब संविधान बना था, ध्यान रखिएगा, पहला संविधान जब बना था, यहाँ लिख दूं संविधान, जब संविधान बना था ऐसा लिख देती हूँ। ठीक है, ताकि तुम्हें क्लियर रहे। तो जब संविधान बना था तब हमारे पास 14 भाषाओं को दर्जा दिया गया था। इसके बाद कुल मिलाकर हमारे पास 3 संशोधन किए गए। कितने संशोधन हुए? इनमें 3 संशोधन हुए। संशोधन का मतलब पता है तुम लोग क्या होता है? संशोधन का मतलब होता है अमेंडमेंट। ठीक है, कितने संशोधन हुए? 3 संशोधन हुए। 3 संशोधन में 8 भाषा जुड़ी। कितनी जुड़ी? 8 भाषाएं जुड़ी। टोटल कितनी होगी? 8 4 12 और ये 22, तो कुल 22 भाषाएं। अब कौन कौन से संशोधन हुए वो भी मैं बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहला संशोधन जो हुआ हमारे यहाँ 1976 में हुआ। ठीक है, 67 भी बोल देते हैं कई लोग, हाँ 1950 में होता, बहुत बढ़िया। तो 1976 67 भी बोल देते हैं कई लोग। ठीक है, पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक तो आपको याद होना चाहिए कि 1947 में आपका वो हुआ था, तो इसको ध्यान रखना, 76 मत लिखना, कई जगह पे 76 भी लिखा हुआ है, 67 ही लिखना आप लोग, 1967। ठीक है, दूसरा आपका आया था जो कि था 1992, और तीसरा संशोधन हुआ था 2003 में हुआ था। 3 संशोधन हुए हैं अभी तक। ठीक है, पहला 1967 में भारत आज़ाद होने के बाद, संविधान बनने के बाद, बहुत साल बाद पहला संशोधन हुआ 1967 में। दूसरा संशोधन हुआ 1992 में। तीसरा संशोधन हुआ 2003 में। जब पहला संशोधन हुआ तो वो हमारे यहाँ कौन से नंबर का संशोधन था? तो 21वां संशोधन था। होता है ना, अमेंडमेंट का नंबर होता है 21वां, 22वां, 23वां, वैसे 21वां संशोधन था। जो 1992 में हुआ वो हमारा 71वां संशोधन था। ठीक है, और जो ये वाला हुआ ना, ये हमारा 92वां संशोधन था। तो आपको कभी कभी एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है कौन सा संशोधन है, कब हुआ था। ठीक है, अब इसमें कितनी भाषा जुड़ी? इसमें 1 भाषा जुड़ी, इसमें 3 भाषा जुड़ी, और इसमें 4 जुड़ी। ठीक है, कितनी भाषा जुड़ी? इसमें 1 भाषा, इसमें 4 भाषाएं, और इसमें भी 4 भाषाएं जुड़ी। इसमें 3 भाषाएं, इसमें 4 भाषाएं। अब कौन कौन सी जुड़ी, है ना, वो भी जानना जरूरी है भाई, कौन कौन सी जुड़ी। तो देखोगे यहाँ पे कि सबसे पहला संशोधन जब हुआ तो उसमें सिंधी जुड़ी। कौन सी भाषा जुड़ी? सिंधी। तो हमारे पास होगी 15 भाषा। ठीक है, पहले संशोधन के बाद हमारे पास टोटल कितनी भाषा होगी? 15 भाषा हो गई। 1992 में 71वां संशोधन हुआ, उसमें 3 भाषा जुड़ी, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। नेपाली एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आपको पता है, हमारी भारत की नहीं है, हमारे पड़ोसी देश की है, और उसको भी हमारे देश में पूरा महत्व दिया गया है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि नेपाली को भी उतना ही दर्जा दिया गया है हमारे हिंदुस्तान की भाषाओं में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 4 भाषाएं, जिसमें बोडो है,
अच्छा, कोंकणी जो है खासकर गोवा में बोली जाती है, महाराष्ट्र में भी कोंकणी बोली जाती है, ठीक है। मणिपुरी मणिपुर में बोली जाती है। नेपाली आपको पता ही है नेपाल में बोली जाती है, पर भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर नेपाली बोली जाती है। बोडो और सिंधी जो है एक पाकिस्तानी भाषा है। जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था तो हमारे कई पाकिस्तानी भाई जो थे वो भारत में ही रह गए थे, तो उनकी भाषा को भी दर्जा दिया गया संशोधन में, ठीक है। अब बोडो जो है एक जनजाति है, और बोडो असम की एक जनजाति है, ठीक है। असम में रहने वाली एक छोटी सी जनजाति है, जिनको बाद में इन्होंने आंदोलन किया कि भी हमारी भाषा को भी दर्जा दो, तो इन्होंने आंदोलन के ज़रिए इस भाषा को जोड़ पाए, ठीक है। अब बोडो के बाद डोंगरी सुना होगा। डोंगरी तो सब जानते होंगे मेरे ख्याल से। डोंगरी आप लोग जब वैष्णो देवी जाते हो तो देखा होगा, वहाँ पे जम्मू कश्मीर में आपको बहुत सारे लोग हैं डोंगरी में बात करते हुए मिलेंगे। वहाँ की बोली है डोंगरी, ठीक है, पर बाद में वो भाषा बन गई है तो डोंगरी वहाँ की। उसके बाद ये संशोधन में जुड़ी है, देखो, ठीक है। इसके बाद आपका आता है जिसको हम कहते हैं मैथिली और संथाली। ये भी तुम लोगों को पता ही होगा, मैथिली और संथाली। मैथिली आपको कहाँ बोली जाती है बताओ भाई। सब सुने होंगे कि हमारे यहाँ कुछ राज्य 2000 में अलग अलग हुए थे, राज्य बटे थे, याद होगा तुम्हें। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से कौन सा हुआ था, उत्तराखंड अलग हुआ था, वैसे ही बिहार से झारखंड अलग हुआ था। तो ये संथाली और मैथिली जो है ये बिहार और झारखंड के क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ जब संविधान बना तो टोटल 14 भाषाएं थी। उन 14 भाषाओं में आपको बता देती हूँ, जैसे मैंने बताया था, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, मराठी, है ना, कन्नड़, मलयालम, संथाली, ये सारी भाषाओं को जोड़ा गया था, है ना, उड़िया, सबको, मतलब जो भी भाषा आप लोग पढ़ते हो सारी जोड़ी गई थी। पर उसके बाद 3 संशोधन हुए। अब तक के अगर बोला जाए कितने संशोधन हुए हैं तो अब तक 3 संशोधन हुए हैं। उन 3 संशोधन में 1967 में पहला संशोधन हुआ, उसका नंबर था 21वां संशोधन। कितनी भाषा जुड़ी? पहली भाषा जुड़ी थी, और कौन सी जुड़ी थी? सिंधी जुड़ी थी, ठीक है। उसके बाद 1992 में 71वां संशोधन हुआ। कितनी भाषा जुड़ी? 3 भाषा जुड़ी, और 3 भाषाओं में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को दर्जा दिया गया। उसके बाद 2003 में 92वां संशोधन हुआ, और 92वें संशोधन में 4 भाषाएं जुड़ी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। यहाँ तक ओके? एक बार ओके करोगे भाई? समझ आ रहा है मेरे लाल पिलो? थोड़ा सा ओके करोगे एक बार फटाफट कि भाई क्लियर है कॉन्सेप्ट, समझ आ रहा है? थोड़ा बीच बीच में तुम लोग भी बातें शातें कर लिया करो, अपने डाउट्स वाउट्स पूछ लिया करो। इतना मतलब इतना एकाग्रता के साथ यदि आप लोग चित्त मोर होकर पढ़ेंगे तो मेरे को भी बहुत खतरनाक काम हो जाएगा। बताइए भाई यहाँ तक समझ आया या नहीं आया? फिर आगे बढ़ती हूँ, दूसरा सेगमेंट शुरू करेंगे फिर। क्लियर है भाई सबको? चलो बहुत बढ़िया, तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। अब ये भाषाएं टोटल करोगे तो टोटल कितनी मिल जाएंगी? 22 भाषाएं आपको मिलेंगी, ठीक है। तो हमारे पास कुल कितनी भाषाएं हैं? कुल 22 भाषाएं हैं। और किस में भाई? 8वीं अनुसूची में। ध्यान रखिएगा, 8th शेड्यूल जिसको बोलते हो, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं हमारे पास। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलो थोड़ा संविधान की तरफ बढ़ते हैं, है ना। यहाँ तक तो संविधान में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली। अब हमारे भाषा से रिलेटेड कई बार आपसे पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, इससे संबंधित संविधान में कौन से आर्टिकल के अंतर्गत व्याख्या की गई है। तो ध्यान रखना, जब हम संविधान की बात करते हैं ना, तो संविधान में हमारे यहाँ अगर आप 343 की बात करते हैं, चलो इसको थोड़ा सा हम लोग लिख कर पढ़ते हैं। जब हम संविधान में बात करते हैं कि राजभाषा संबंधी कौन से में बताया गया है, तो ध्यान रखिएगा, राजभाषा संबंधी 343A से लेकर, कभी बोल सकते हैं हम लोग, 343 से लेकर आपका कहाँ तक जाना है भाई? 350 तक, 351 तक जाना है, ठीक है। 351 तक आपको ध्यान रखना है। ये आर्टिकल जो मैं लिख रही हूँ स्क्रीन पे, 343 टू 351। 343 से राजभाषा के बारे में शुरू होता है, पूरी भाषा, पूरा भाषा, 343, 344, 345, 346, पूरा 51 तक सब कुछ भाषा के बारे में है। तो 343 से लेके 351 तक टोटल भाषाओं के बारे में संविधान में दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भाई, राजभाषा से संबंधित कौन से आर्टिकल में व्याख्या की गई है, तो आप क्या आंसर लगाएंगे? 343। अच्छा, 351 में क्या किया गया है?
351 में बताया गया है कि भाई हम हिंदी भाषा को कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं, उसके लिए गाइडलाइन दी गई है। अच्छा, यहीं कई आर्टिकल्स में 345 आर्टिकल में आपको अलग से बताया गया है कि मातृभाषा का प्रयोग हमें स्कूल में करवाना चाहिए, उनकी जो भी मातृभाषा है उनको दर्जा देना चाहिए। तो कुल मिला के ये जो आर्टिकल हैं, इनमें अलग अलग आर्टिकल्स में आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि भाई इस आर्टिकल में ये करो, इस आर्टिकल में वो, इसके में, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग हिंदी के बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि हिंदी जो है, हिंदी हमारी भाषा है, हमारी मातृभाषा है ना। क्या कहते हैं हम इसे? हमारी मातृभाषा है। हिंदी को मातृभाषा तो बोलते हैं, ठीक है, बट क्या सभी जगह मातृभाषा है? नहीं, सॉरी भाई, है ना। क्या ये सभी जगह मातृभाषा है? नहीं। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी जो है आपकी क्या है, मातृभाषा तो है, बट भारत में इसको मातृभाषा कहा जाता है, पर सभी राज्यों में इसको मातृभाषा नहीं कहा जाता। महाराष्ट्र में, अब महाराष्ट्रियन क्यों बोलेंगे भाई मातृभाषा हमारी हिंदी है, वो तो मराठी बोलेंगे। पंजाब वाले क्या बोलेंगे? पंजाबी हमारी मातृभाषा है। गुजरात वाले गुजराती मातृभाषा है। तो मातृभाषा बोलने का दर्जा केवल 10 राज्य को है। केवल 10 राज्य जो हैं मातृभाषा हिंदी बताते हैं, बाकी नहीं। अभी तो 29 राज्य हैं, इसका सारे ही मातृभाषा बता रहे हैं? नहीं। कितने बताएंगे? केवल 10 राज्य ही बोलते हैं कि वो मेरी मातृभाषा है, ठीक है। अब वो कौन से 10 राज्य हैं वो भी मैं अभी बताऊंगी जहाँ पे मातृभाषा के रूप में इसको अपनाया गया है। तो हिंदी जो है हमारी राजभाषा है। क्या है? राजभाषा है। इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा कहीं भी प्राप्त नहीं है। इसलिए कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए ना कि हिंदी हमारी क्या है, कौन सी भाषा है, मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है ना, या फिर राजभाषा है, आपको कोई भी ऑप्शन में आ जाए, आपको सिर्फ एक ही आंसर लगाना है, राजभाषा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रभाषा का दर्जा हिंदी को नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? अब दिमाग में आ रहा होगा ना मैम, क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये बताइए। इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर रीज़न है। रीज़न ये है कि क्या मुद्दा उठता है। देखो, मुद्दा ये उठता है कि राष्ट्र शब्द कब लगाते हैं हम लोग? जब वो पूरे राष्ट्र में बोला जाए। हिंदी तो पूरे राष्ट्र में बोली ही नहीं जाती है। हिंदी तो कुछ खास क्षेत्रों में बोली जाती है, कुछ खास राज्यों में बोली जाती है। क्या मैं पूरे राज्यों में, अगर तुम पर्सनली सोच के देखो, क्या सभी राज्यों में हिंदी बोली जाती है? नहीं, कुछ खास राज्यों में ही हिंदी बोली जाती है। इसीलिए जिन राज्यों में अब राष्ट्र लगाने के लिए सभी में बोलना कंपलसरी था, बट जब देखे तो मतभेद हो रहा है। यहाँ तो भाई कहीं पर बोल रहा है नहीं हम हिंदी को अपनाएंगे नहीं, कोई बोल रहा है हम हिंदी को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, कोई बोल रहा है हम हिंदी को वैल्यू नहीं देंगे। तो भाई सारी जगह लड़ाई झगड़ा हो गया, दिमाग खराब हो गया सबका। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि चलो इसका एक सॉल्यूशन निकालते हैं, दिमाग खराब खत्म करते हैं, हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर हिंदी बोली जाती है। तो एक सर्वेक्षण निकाला गया, 10 राज्य हैं जिनको हम हिंदी भाषी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब इसको टिप्स पे याद करो। देखो, कुछ राज्य तुम लोगों ने सुना होगा, अभी मैंने बताया था ना, कुछ राज्य अलग हुए हैं हमारे 2000 के आसपास। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये दोनों में हिंदी बोली जाती है। मध्य प्रदेश भी हिंदी भाषी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ भी हिंदी भाषी क्षेत्र है। बिहार और झारखंड अलग हुए ना, बिहार से झारखंड अलग हुआ। बिहार भी हिंदी भाषी क्षेत्र है और झारखंड भी हिंदी भाषी क्षेत्र है। कितने हो गए? 4। अब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, तो उत्तर प्रदेश भी हिंदी भाषी क्षेत्र है और उत्तराखंड भी हिंदी भाषी क्षेत्र है। 6 तो जोड़े याद हो गए ना तुम्हें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, 6 राज्य ऐसे ही तुम्हें टिप्स पे याद हो गए। अब बच गया तुम्हारा और कौन से हिंदी भाषी क्षेत्र है। देखो, अब तुम बात करते हो तो हरियाणा जाओगे ना, हरियाणा भी हिंदी भाषी क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ भी हिंदी बोली जाती है। तो हरियाणा में भी हिंदी पढ़ाई भी जाती है और हिंदी बोली भी जाती है, ठीक है। तो तुम्हारे कितने हो गए? 6 थे, 7 हो गए। अब इधर बगल में आ जाओ, दिल्ली के बगल पड़ोसी में बात करते हैं। तो यहाँ पे यूपी तो हमने काउंट कर लिया है, पर राजस्थान में भी हिंदी बोली जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, आपका हरियाणा और राजस्थान 6 थे, 7 और 8। अब सर पे कौन बैठा हुआ है हमारे भारत के? सर पे कौन बैठा है? हिमाचल। हमारे नियर जाओगे पहाड़ पे, हिमाचल, हिमाचल में भी हिंदी बोली जाती है। तो तुम्हारे कितने हो गए? 6 थे, 7, 8 और 9 हो गया। दिल में कौन रहता है ना? दिल में कौन रहता है? दिल्ली। दिल्ली भी हिंदी भाषी क्षेत्र है, तभी तो मैं तुम्हें हिंदी में पढ़ा रही हूँ, है ना। तो दिल्ली भी हिंदी भाषी क्षेत्र है। तो कुल मिला के कितने हो गए हमारे पास? 10 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाए। एक्चुअली 10 राज्य नहीं, क्योंकि दिल्ली यूटी में काउंट होता है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो दिल्ली को हम राज्य नहीं बोलेंगे, हम यूटी बोलेंगे। तो एक बार चलो फटाफट टिप्स पे याद करते हैं कौन कौन से राज्य है, बोल के देखो मेरे साथ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, इसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इधर वाला हरियाणा, इधर वाला राजस्थान, हिमाचल और दिल में दिल्ली। हो गए ना 9 राज्य, और एक आपका क्या हो गया? यूटी। तो कुल मिला के हमारे पास 10 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है। क्लियर है भाई? यहाँ तक समझ आ गया?
तो ये 10 राज्यों में हिंदी बोलते हैं, तो हम हिंदी को राष्ट्रभाषा कैसे बोल सकते हैं? तो हिंदी हमारी राजभाषा है, ठीक है। इसको 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, डेट याद रखिएगा, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, ठीक है। इस दिन जब राजभाषा घोषित किया गया तो इसकी लिपि भी घोषित कर दी गई, देवनागरी, ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें एक खास दिन था क्योंकि 14 सितंबर यादगार बनाना था। 14 सितंबर को हमने घोषणा की क्योंकि इसी दिन राजभाषा बनाया था, तो कुछ तो यादगार बनाना था। तो भैया इसका नाम क्या रख दिया हमने कि हिंदी दिवस सेलिब्रेट करेंगे। क्या करेंगे हम? इसका हिंदी दिवस मनाएंगे। तो हर वर्ष भारत में 14 सितंबर को हम क्या करते हैं? भारत में हिंदी दिवस मनाते हैं। पर भारत में एक विश्व हिंदी दिवस भी है, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस। अब विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका कब? ध्यान रखिएगा, आपको 10 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक, है ना। 10 जनवरी को सबसे मतलब ऑर्गेनाइज किया गया, 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाएंगे। और भारत में हिंदी दिवस हम कब मनाएंगे? 14 सितंबर को मनाएंगे। अब 14 सितंबर की तो हिस्ट्री पता चल गई तुम लोगों को कि भाई 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, इसलिए हमने क्या किया, इसको हमने हिंदी दिवस के नाम से घोषित कर दिया। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि मैम ये तो बता दो विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं 10 जनवरी को? कोई तो रीज़न होगा। तो इसका रीज़न ये है कि इस दिन, है ना, 1975 में 10 से 14 जनवरी 1975 में एक विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसका? विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है। विश्व हिंदी सम्मेलन क्या था बताती हूँ। विश्व हिंदी सम्मेलन में ये बात रखी गई कि क्यों ना हम हिंदी को भी विश्व स्तर पर फैलाएं। अब हम लोग जर्मनी पढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पर क्या है ना, सारी भाषाएं पढ़ते हैं कि नहीं? अंग्रेजी नहीं पढ़ते हम लोग यहाँ पर, जर्मनी नहीं पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, बहुत सारी भाषाएं पढ़ते हैं ना हम लोग। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम इतनी सारी भाषाएं, बाहर की भाषाओं को अपने भारत में दर्जा कर रहे हैं, तो भारत की भाषा को बाहर क्यों नहीं दर्जा दिया जा रहा है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी हिंदी पढ़ाई जा रही है, ठीक है। लंदन यूनिवर्सिटीज़ होगी, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में अब हिंदी को भी वैल्यू दी गई है, वहाँ भी हिंदी पढ़ाई जाती है, वहाँ भी हिंदी के प्रोफेसर्स हैं, वहाँ पे एक्सपर्ट हैं, वहाँ पर भी अब हिंदी को वैल्यू दी जाने लगी है। तो क्या हुआ कि विश्व हिंदी सम्मेलन के पीछे हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आया कि क्यों ना हम हिंदी को भी विश्व स्तर पर प्रचलित करें, क्यों ना हम विश्व स्तर पर प्रचलित करें और साथ के साथ हम पूरे मतलब वर्ल्ड में इसको ऑर्गेनाइज करें, इसके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, इसकी विशेषताओं को बताएं, अपने कल्चर को प्रेजेंट करें, इस पॉइंट को, अपनी रचनाओं को प्रेजेंट करें, अपने थॉट्स को प्रेजेंट करें। हम अंग्रेजी नॉवेल्स पढ़ते हैं, अंग्रेजी कहानियाँ पढ़ते हैं, अंग्रेजी कई फालतू चीज़ें पढ़ते हैं, है ना, कई अच्छी भी होती है भाई, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हम इंडियंस जो एक क्वालिटी है वो भी तो हम बाहर बताएं ना कि हमारे देश के रचनाकारों में भी ये क्वालिटी थी, है ना। रामायण लिखने वाला बंदा, गीता लिखने वाला, अब तुमने देखा होगा भारत में रामायण गीता को कम पढ़ते हैं, गीता का सार बाहर बहुत ज़्यादा है। विदेशों में गीता को इतनी वैल्यू दी जा रही है कि आजकल सब फॉलो कर रहे हैं। विदेशी हमारा खान पान, हमारा कल्चर, हमारा रहन सहन सब फॉलो कर रहे हैं और हम लोग उनका, है ना। इसलिए कहते हैं ना, इंसान जो है बदलाव चाहता है, पर बदलाव सही है या गलत इसको जज करना ज़रूरी है, ठीक है। परिवर्तन मनुष्य का नेचर है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है इंसान के अंदर, पर वो चेंज जो हो रहे हैं वो सही है या गलत है वो भी तो सोचना है, ठीक है। हम वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम ज़मीन पे बैठ के खाते थे, कुर्सी पे बैठ के खाने लगे। हम बाहर की ताज़ी हवा लेते थे, अब एसी में बैठने लगे। हम धूप सेकते थे, हम धूप नहीं सेकते। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आजकल खुद ही फास्ट फूड की तरफ चले गए हैं। हम आजकल चूल्हे में खाना बनाना, रोटी खाना, जो देसी फूड था, दूध पीना, सब कुछ आर्टिफिशियल हो चुका है। सब्जियां भी सब आर्टिफिशियल हो चुकी है, तो हमारा खान पान, रहन सहन सब आर्टिफिशियल हो चुका है। इसका मतलब हमने पूरा अपने आप को पिज़्ज़ा, बर्गर, है ना, चाइनीज़ फूड, मोमोज, इनमें कन्वर्ट कर दिया है। तो हम उनकी लाइफ अपना रहे हैं और विदेशी हमारी लाइफ अपना रहे हैं। वो अब हमारे योगा को अपना रहे हैं, हमारे कल्चर को अपना रहे हैं, हमारे लाइफ स्टाइल को अपना रहे हैं, गीता के सार को अपना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो चेंज कर रहे हैं पॉजिटिव के लिए। वो ये नहीं सोचते कि चेंजेस मीन्स क्या, चेंजेस जो हमें हेल्दी रखे। तो ये जो है विश्व हिंदी सम्मेलन, वहाँ हमने हिंदी भाषा को प्रचलित करने के लिए सबसे पहले 10 से 14 जनवरी को एक विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजन किया। इसके अध्यक्ष बनाया गया जिसको बोलते हैं शिव सागर राम गुलाम,
जो मॉरिशस के काफ़ी सम्मानित व्यक्ति थे और वो बहुत अच्छे से मुख्य प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पद पर भी बैठ चुके हैं, ठीक है। और उन्हें यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया। इंदिरा गांधी के द्वारा इनकी ओपनिंग करवाई गई थी, ठीक है। और सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था वो नागपुर में हुआ था, जो महाराष्ट्र का एक राज्य है, ठीक है। अब नागपुर में इसका सम्मेलन किया, उसके बाद सेकेंड मॉरिशस में हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे विश्व के अलग अलग कंट्रीज में होने लगा। अभी फिलहाल में भी हुआ था भोपाल में, वो फिलहाल वाला मॉरिशस में हुआ था, उसके बाद भोपाल में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास हर साल जो है विश्व स्तर पर हिंदी को प्रचलित करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया गया, तो इसको यादगार बनाना था। इस कारण से हमने एक स्टैंड लिया और एक डे डिसाइड किया कि 10 जनवरी को हम हर वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाएंगे और 14 सितंबर को भारत में हम लोग हिंदी दिवस मनाएंगे, ठीक है। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो 2 कॉन्सेप्ट तो आपको और अच्छे से समझ गए कि हिंदी दिवस क्या होता है और विश्व हिंदी दिवस क्या होता है। उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को क्लास समझ आ रही, पर ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये छोटा सा नहीं है। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं कि भाई हमारे भारोपीय परिवार क्या होता है। भारोपीय परिवार में बहुत सारे 5 खंड बनाए गए हैं और उनमें कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं, कौन कौन सी भाषा बोली जाती हैं, है ना। सारी चीज़ों पे चर्चा करना है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, पर एक ही क्लास में उनको पूरा करना असंभव है। तो क्यों ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे। बट आज आप लोग जुड़े, बहुत अच्छा लगा। तो सभी बच्चे इसी तरीके से रेगुलर जुड़ें, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पर। आपको यूरेका में आपको क्या मिलेंगी, क्लासेस मिल जाएंगी CUET की। तो न्यू बैचेस शुरू होने वाले हैं, तो जिनको भी डेमो लेना है वो तो डेमो यहाँ पर बिल्कुल ले सकते हैं। बट इसके साथ साथ अधिक जानकारी के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलेगी। और अगर क्लास पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। एक बार फीडबैक ज़रूर देंगे बच्चों, कैसी लगी तुम लोगों को क्लास। फटाफट तुम लोगों का कमेंट का इंतज़ार कर रही हूँ मैं। यहाँ पे वैसे प्रिया, शुभी, है ना, सुरभि, अच्छा सुरभि यहाँ पे है, रजनीश भी बाकायदा आंसर दे रहे थे, बहुत बढ़िया। आप लोगों का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, पता है। टीचर क्या है, टीचर पढ़ाता रहता है। अब ऑफलाइन में तो क्या है, बच्चों का चेहरा दिखता है ना, उनको देखकर हम लोग आंसर दे देते हैं, समझ भी आता है कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, स्माइल देख के पता चल जाती है। तो ऑनलाइन में तुम लोग का नाम दिखते, तुम्हारे कमेंट ही दिखते और तो कुछ दिखता नहीं है। तो कम से कम तुम लोग एटलीस्ट कमेंट ही कर दिया करो, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।